हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माय सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन है हमारे लिए, तो लेसन चल रहा था हमारा अल्कोहल, फिनाल और ईथर। उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी और कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इन तीनों का जो बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको इसे आप सबको ये पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। फिर भी मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं या बता देता हूं। ये आपका अल्कोहल है, ये आपका फिनाल है, ये आपका ईथर है। जनरल फॉर्मूला मैंने इसका बताया है आपको, ठीक है। तो ये ईथर, ये फिनाल और ये क्या है, अल्कोहल। अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आपको बताते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण चीजें इसमें, जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखो, अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या एक हो। मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या एक हो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। अल्कोहल को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करना चाहूं मैं, तो तीन पार्ट्स में बांट सकता हूं। पहला पार्ट क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण की अगर मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले इसके भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट क्या होती है, इस पे बात करेंगे। ठीक है। निम्न अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 11 तक के द्रव है। देखो, जिनमें कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11 तक होगा, वह सभी आपके क्या कहलाएंगे, द्रव। ठीक। मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 11, कार्बन नंबर 1 to 11 सभी क्या कहलाएंगे, आपके द्रव। श्यानता, जिनकी श्यानता अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। अगर आप श्यानता की बात करें तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ेगा, अणुभार क्या होता है, उसमें उपस्थित अणुओं का भार, समस्त अणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर अणुभार प्राप्त करते हैं। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी जो श्यानता है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है। इसलिए उच्च सदस्य मोम सदृश ठोस हैं, और इसके जो हाइयर मेंबर्स हैं इसके, वो मोम की तरह ठोस हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, ज्यादा है, जो उसका अणुभार है वो ज्यादा है। द्रव अल्कोहल में विशिष्ट गंध व तीखा स्वाद होता है, जबकि ठोस सदस्य गंधहीन व स्वादहीन होते हैं। इसका मतलब जो भी लिक्विड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा, जो अल्कोहल, जो एथनॉल हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, और दूसरा उसमें तीखा स्वाद होता है। बाकी अगर आप बात करेंगे ठोस सदस्य इसके जो हैं, वो सब के सब गंधहीन और स्वादहीन हैं। तो ये बात रही इसके भौतिक अवस्था की। अब आइए देखते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। वैसे तो अल्कोहल को पानी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, पानी में डालकर पीने के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो पानी ही एक मुख्य अवयव है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल निम्न समजात जल में पूर्ण विलय होते हैं। जल में अल्कोहल की विलयता का कारण अल्कोहल व जल के अणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन आबंध है। इसका मतलब क्या है कि जल में वही लिक्विड या फिर वही पदार्थ विलय होंगे जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हो, या फिर आयोनाइज होने की कैपेसिटी रखते हो, सब डिजॉल्व नहीं हो सकते। अब कैसे बनता है इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, जरा देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्किल समूह H। ठीक। इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इसने क्या किया, इसके साथ में बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये हमारा ROH है यानी फर्स्ट डिग्री का
एल्कोहल या फिर प्राथमिक एल्कोहल हम कह सकते हैं। जब इसको डिजॉल्व करेंगे तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये इसके अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये इसके अंदर आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर कोई ये पूछता है या फिर विलेयता का मुख्य कारण क्या है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। अब अगर विलेयता सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रबल ध्रुवीय हाइड्रोजन आबंध होता है तथा अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है। सबसे पहले तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3H। ये वाला हाइड्रोजन देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये भी तो इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करके जुड़ा हुआ है, ठीक। इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब कहता है कि ये प्रबल ध्रुवीय है, ये क्या है, प्रबल ध्रुवीय, और अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है। इस प्रकार निम्न समजात मतलब कार्बन 1 से 4 तक जल में पूर्ण रूप से विलय हैं, अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में इनकी जो विलयता है वो घटती जाती है, मतलब जैसे जैसे अणुभार इंक्रीज करते जाओगे जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में बढ़ती मतलब घटती चली जाएगी। उच्च समजात जल में आविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी में तो नहीं मिलेंगे, बट बेंजीन, फिनॉल, ईथर, इन सब में अगर आप घोलना चाहेंगे तो आसानी से घुल जाएंगे। और ऐसे जिनका अणुभार समान हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों में पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने पर आध्रुवीय भाग पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण जल में विलयता बढ़ जाती है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा तो वाटर में इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्वथनांक एवं गलनांक, अगर क्वथनांक एवं गलनांक की बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जरा आप देखिएगा। CH3OH, दूसरा क्या है CH3CH2OH, तीसरा क्या है CH3CH2CH2OH, फोर्थ आपका क्या है OH, उसके बाद CH3CH2, ठीक, ये भी एक आपका एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल। अब अगर आप देखें तो इसका अणुभार 32 है, कितना है इसका अणुभार 32, इसका 46, इसका कितना है 60, 74, इसका 83। इसका मतलब क्या है कि अणुभार में वृद्धि के साथ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ते जाते हैं। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा अगर अणुभार बढ़ेगा और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो। अतः एल्कोहल के क्वथनांक व गलनांक भी अणुभार में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, देखो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी जो अणुभार है वो भी बढ़ता जाएगा, और यदि अणुभार बढ़ेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी ये आपके लिए। इसके बाद क्या है, चायकत्व। एल्कोहल में कह रहा है कि एल्कोहल में सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के शेयर से जो बॉन्ड बनते हैं साझेदारी से, उसके सहसंयोजक बंध कहते हैं। कारण जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता। यही मुख्य कारण है। सहसंयोजक बंध होने के कारण क्या होता है कि जब आप इसे पानी में घोलेंगे तो ये उसमें घुल जाएगा, आयोनाइज नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण पानी में आसानी से घुल जाएगा, जबकि नमक अगर आप पानी में डालें तो वो आयोनाइज होगा और ये आयोनाइज नहीं होगा। आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है।
मतलब एल्कोहल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो उसकी कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसमें फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, पहला क्या कहता है कि सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया। अल्कोहल प्रबल धन विद्युतीय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के साथ क्रिया करके एल्कोक्साइड देता है। क्या देता है? एल्कोक्साइड देता है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्राथमिक अल्कोहल ठंडे में ही क्रिया करते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कूल टेम्परेचर पे क्रिया करेगा, जबकि तृतीयक अल्कोहल को गर्म करने पर यह क्रिया करता है। प्राथमिक ठंडी अवस्था में क्रिया कर लेगा, तृतीयक वाला गर्म करने पर क्रिया करेगा। प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में इनकी क्रिया मंद होती है, और प्राथमिक की तुलना में थर्ड वाले की जो क्रिया है वो क्या होती है? मंद। में रिएक्शन करके आपको दिखाता हूं। इसका रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ। क्या बनेगा आपका? सोडियम एल्कोक्साइड प्लस में आपकी गैस निकल जाएगी हाइड्रोजन। ठीक, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। नोट कर लीजिए आप इसे। अब ये था सोडियम के साथ इसका रिएक्शन। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन देखता हूं क्या है। आगे कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया। निर्जलीकरण की निर्जलीकारक मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? एस्टर। यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, एस्टरीफिकेशन कहलाती। क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन। निर्जलीकारक के रूप में सांद्र H2SO4, शुष्क HCl, निर्जल ZnCl2 आदि का प्रयोग किया जाता है। मैं इस रिएक्शन को करके आपको दिखाता हूं। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चाहूं तो इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको किसके साथ में रिएक्ट कराना है हमको? फर्स्ट डिग्री या फिर प्राथमिक अल्कोहल के साथ। किसके प्रेजेंस में? H2SO4। ठीक, अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या कंपाउंड देगा? देखो, सबसे पहले तो आपका एस्टर बन जाएगा, प्लस में H2O। ये है एस्टर। ठीक, तो हमारा एस्टर बन गया, और क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। अब कैसे बना एस्टर? ये देखो, जरा ध्यान से समझने वाली बात है। ये इस ग्रुप को लेकर क्या बना लेगा? एस्टर। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिले, OH के साथ में मिलेगा, और क्या बना लेगा? H2O। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा एसिड के प्रेजेंस में, तो आपका एस्टर बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बेंजाइलीकरण क्या है? बेंजोइलेशन यानी बेंजोइलीकरण क्या है? अल्कोहल की अपक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्केनाल के OH समूह हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह C6H5CO द्वारा हो जाता है, और बेंजोइक अम्ल एस्टर बनाते हैं। यह अपक्रिया साटन बाउमान अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? साटन बाउमान अपक्रिया। देखो, मैं इस रिएक्शन को करके दिखाता हूं आपको।
इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको? अल्कोहल के साथ। किसके साथ में रिएक्शन कराना है? अल्कोहल के साथ। किसके प्रेजेंस में कराना है ये भी देखना है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। मतलब हमको बेंजोइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब आपका बनेगा क्या? देखो आपका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? बेंजोइल समूह द्वारा हो जाता है और बेंजोइक अम्ल के एस्टर बनते हैं। किसके एस्टर बन जाएंगे? बेंजोइक अम्ल के एस्टर, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड OR। ठीक। और प्लस में क्या निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, प्लस में निकलेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलता है बेंजोइल एस्टर। बेंजोइल एस्टर। तो ये बेंजोइल क्लोराइड था, इसको मैंने रिएक्ट कराया और इसने क्या किया कि बेंजोइल एस्टर बना दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बना? ये हाइड्रोजन, सॉरी ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगी? HCl, और बाकी ये ऑक्सीजन और ये एस्टर आकर यहां जुड़ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड में। देखा रिएक्शन काफी आसान सा था। अगला रिएक्शन क्या कहता है? हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया। अल्कोहल उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया करके हैलोएल्केन देता है। किसके साथ अपक्रिया करता है और क्या देता है? जरा ध्यान से देखो। अगर मैं अल्कोहल ले लूं, किसके साथ में इसको रिएक्शन करा दूं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक। अब अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो एल्किल हैलाइड बनेगा, प्लस में क्या बचेगा? H2O। कैसे? ये हाइड्रोजन, ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे? दोनों H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। और ये एल्किल समूह इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? हाइलो एल्केन। क्या बना लेगा? हाइलो एल्केन। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा अल्कोहल तो आपका हाइलो एल्केन बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या कहता है? अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हम एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं और पानी निकल जाता है और एल्कीन ही बनना है। देखो विभिन्न अभिक्रिया दशाओं पर निर्जलीकरण कारक की उपस्थिति में अल्कोहल के अणु से जल का एक अणु के निराकरण द्वारा एल्कीन बनता है। जब भी अल्कोहल से वाटर निकलेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ईथर का बनना अल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। सांद्र H2SO4, H3PO4, P2O5, Al2O3, KH पोटेशियम सल्फेट, THO2, थोरियम ऑक्साइड आदि विभिन्न निर्जलीकारक का उपयोग किया जाता है जिनका प्रयोग अल्कोहल के निर्जलीकरण में होता है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे। मैंने एक अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। ठीक। इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊं? देखो H2SO4। अगर H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा कितना डिग्री? 160 से 180 डिग्री। 160 डिग्री से 180 डिग्री पर रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है। तो क्या करेगा कि ये H2SO4 यानी ये H प्लस देगा और यहां से OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। ये H यहां से OH निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दो हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड के पास, दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। और इसके बीच से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये आपका आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये
एल्कीन में। सो गाइस, ये हमारा आखिरी टॉपिक था। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। जुनून पैदा कीजिए अपनी बातों में। बस, जय हिंद।